हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं लाया हूं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 के। हो सकता है मेरी समझदारी आपके कुछ काम आ जाए, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करता, तो फिर किससे इंटरेक्ट करता है? वो तो मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कुछ है, उसको इंटरेक्ट करने के लिए सामने भी तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो वो सामने जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक मूविंग चार्ज से बनता है या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर से बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज। गलत। स्टैटिक चार्ज से थोड़ी ना इंटरेक्ट करेगा। अ मूविंग चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत। दोनों असर्शन रीजन गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज एंड नॉट विद स्टेशनरी चार्ज। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज अपने आसपास, ये जैसे अगर कोई मूविंग चार्ज है, ये अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरेक्ट करेगा। अब डिपेंड करता है डायरेक्शन वगैरह, वो आगे के हम असर्शन रीजन में देखते जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज एंड नॉट विद अ स्टेशनरी चार्ज। सही लिखा है। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। तो यहां पर ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो पहले हम असर्शन को वापस से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज से ही इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो ये रीजन क्या ऐसी ही कुछ बात कर रहा है? अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यस, मूविंग चार्ज अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे वो इंटरेक्ट कर पाता है। तो यस, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, if an electron is not deflected while passing through a certain region of space, then only possibility is that। only possibility मतलब necessary condition बोल दी, might वगैरह नहीं। only possibility is that there is no magnetic field in this region। पहले मैं ऊपर वाला ही मिटाता हूं। क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है पास कर रहा है किसी रीजन में से, किसी जगह से पास कर रहा है, और वो अनडिफ्लेक्टेड है, नॉट डिफ्लेक्टेड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। पार्शियली सही है, पूरा सही नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, क्योंकि डिफ्लेक्ट होने की वजह जो होती है वो होती है कि इस पर फोर्स लगे। एक चलती हुई चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहती है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी चल रही थी। अगर उस बॉडी पे या उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में चलती चली जाएगी। लेकिन अगर उस पर कुछ फोर्स लगेगा तो वो अपनी डिफ्लेक्शन लाती है। तो फोर्स लगने के लिए जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू वी बी साइन थीटा। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच पैरेललिटी हो जाए, जैसे यहाँ है। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। साइन जीरो जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के होने के बावजूद यहां पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ये तो ओनली पॉसिबिलिटी बोल दी। हाँ, पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा होता तो ये डिफ्लेक्ट होता, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ ही रखना पड़ता, तभी ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन इन्होंने तो एक ही बात बोल दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था, है ना। ये भी तो पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम हो, तब उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर फोर्स नहीं लगाना, डिफ्लेक्शन नहीं कराना, तो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना पड़ेगा, जो कि कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता हो, मतलब एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी नहीं होता, पीछे साइन थीटा भी होता है। ठीक है, अब देखना इन्होंने क्या किया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा इन्होंने कहां बोला कि फोर्स इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, कि सिर्फ इसी के प्रोपोर्शनल है, बाकी कोई चीजें तो आई नहीं रही, साइन थीटा वगैरह इसके प्रोपोर्शनल है, पीछे साइन थीटा भी आएगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि साइन थीटा पीछे आने से इसके प्रोपोर्शनलिटी हट गई, वो तो है ही। ये लाइन तो सही लिखी है, लेकिन ये जो है ऊपर वाली लाइन वो गलत लिखी है। थोड़ा सा अजीब लगता है इसको समझना, कोई बात नहीं। एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन enters a magnetic field with equal velocities।
इक्वल वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर इन्होंने वेलोसिटी सेम बोल दी मतलब दोनों की स्पीड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन से एंटर ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा की, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, F इक्वल्स टू क्यू ई क्यों नहीं लगा रहा, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई ये क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है। अब ये बोल रहे हैं इक्वल वेलोसिटी, मतलब ये और थीटा दोनों कांस्टेंट हो गए, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, तो F प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, Q, जिसका चार्ज ज्यादा उस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा। यहां पर फोर्स की ही बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका चार्ज ज्यादा, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का ही चार्ज सेम होता है। इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इसका +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो डिफरेंस क्या होता है इनके मास में, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है कि मास ज्यादा होता है, लेकिन ये जो बोल रखा है फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ये बात तो गलत है। तो असर्शन गलत, रीजन इसका सही दे रखा है। अच्छा, कमेंट करके ये भी मुझे बताना कि ये जो असर्शन रीजन में लेके आ रहा हूं ये हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या आपके साथ ऐसा पहले हो रहा था कि कोई असर्शन रीजन देखा किसी बुक में, उसमें कुछ अलग आंसर है, नेट पे देख रहे हैं कुछ अलग आंसर है और बहुत परेशानी हो रही थी, 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन करने में काफी टाइम जा रहा था और इन वीडियो से हेल्प मिल रही, जरूर आप कमेंट करके बताना। एन अल्फा पार्टिकल एन ए ड्यूटेरॉन, देखो ये आइसोटॉप समझते हो हाइड्रोजन के, 1H1 1H2 1H3, तो ये प्रोटॉन, ये ड्यूट्रॉन और ट्राइट्रॉन, ये इस तरीके से है। तो इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैं कैपिटल डी से बता दूं ड्यूट्रॉन को, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल ये रहा, ये 2He4, और इसको मैं लिख देता हूं अगेन, ये वाला हाईलाइट कर देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं यहां से ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। चलो अब क्या बोल रहे हैं, एन अल्फा पार्टिकल एन ए ड्यूटेरॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, नॉर्मली मतलब आराम से नहीं, एंगल बना के 90 डिग्री एंगल बना के एंटर हो रहा है, मतलब थीटा कांस्टेंट हो गया विद सेम स्पीड। अब यहां सिर्फ स्पीड बोली है लेकिन डायरेक्शन यहां बता दी, तो अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हटा के अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन हो गया एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से एक सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहे हैं। तो यहां बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूटेरॉन विल बी मोर। तो सबसे पहले हम देखें F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा में, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम, वेलोसिटी सेम, तो v साइन थीटा ये पूरा सेम टर्म, तो F प्रोपोर्शनल टू हो गया Q। ठीक, एक चीज तो डन हो गई। अब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूटेरॉन विल बी मोर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है F बाय m, और F किसके ये प्रोपोर्शनल है Q बाय m, है ना। तो एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकता हूं Q बाय m। अब मुझे बस चार्ज और मास का रेशियो देखना है, जिसके लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो देखने में हमेशा लगता है कि भाई हीलियम का मास ज्यादा है, m नीचे ज्यादा आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। इसका Q बाय m निकालूं तो मैं, इसका चार्ज है 2 और मास है 4, 1/2, इसका Q बाय m निकालूं तो नीचे लिखा होता है वो चार्ज, ऊपर लिखा होता है वो मास, 1/2, दोनों का सेम आ गया। तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा आएगा, सेम, क्योंकि दोनों के लिए Q बाय m क्या आएगा, सेम। तो ये गलत लिखा हुआ है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन ड्यूटेरॉन, ये सही लिखा हुआ है। डन। इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग। देखो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ दो तरीके से कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है, या तो उसकी स्पीड हमेशा सेम बनी रहे या उसकी स्पीड भी चेंज होती रहे। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना है तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट बनी नहीं रह सकती, ठीक है। जब मैंने बोला कि दो तरीके से कर सकता है, एक वो जिसमें स्पीड सेम बनी रहे, मतलब यहां पर अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो इधर भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रहे, इधर भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड बनी रहे। ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल सेम स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ही बोल दिया क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब तो होता है सेम वेलोसिटी से
चलते रहना। लेकिन सर्कुलर मोशन को एक छूट दे दी गई, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आती है। अब ये पार्टिकल सामने जा रहा है, फिर ये पार्टिकल इधर जा रहा है, अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये अपनी स्पीड सेम रख सकता है, पर वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब यहां जो बात करी है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है mv। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी ही चेंज होगी तो क्या मोमेंटम चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली मोमेंटम चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। वो तभी होता जब सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता रहता। और अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, ना कि सीधा। तो यहां पर जो इन्होंने बोला है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, गलत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये सही हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब जब पार्टिकल सामने जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी सामने है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, या पार्टिकल सामने जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। लेकिन यहां तो परपेंडिकुलर बोला है, क्योंकि देखो यहां एंगल का कोई रेफरेंस नहीं बताया, लेकिन ये जो लाइन बोली आधी अधूरी है, तो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, और जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी तो चेंज होकर रहेगी। तो जो इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, गलत। क्योंकि अगर ये सही हो जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, हाँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर तो पहला वाला सही हो जाए कि असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। इफ अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक प्रोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहे हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मली एंट्री ले रहे हैं विद द सेम मोमेंटम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो सकता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ भी हो सकता था, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, अंदर या बाहर कैसे भी हो सकता है, और ये ऐसे जा रहे हैं विद सेम मोमेंटम। मोमेंटम दोनों का सेम है। मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है mv। मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा हो रहा होगा कि मोमेंटम सेम हो रहा है। देन द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय देम विल बी सेम। अब हमें पता लगाना है कि रेडियस कैसे निकालें। रेडियस तो तब निकलती है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो हमने देखा कि अगर ये परपेंडिकुलर एंट्री ले रहे हैं, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r प्रोवाइड करता है, जो कि इसके फोर्स से होता है। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स F इक्वल्स टू QVB। ओके, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो एक V से V उड़ गया, ये QVB लिखा है। साइन थीटा कहाँ गया, 90 डिग्री ना, तो साइन 91 हो गया, तो QVB इज इक्वल टू MV बाय R। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, MV बाय V, छोटा ही होता जा रहा है, R इक्वल्स टू MV बाय QB। MV तो होता है मोमेंटम। तो अगर ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम सेम है तो रेडियस सेम होगी। देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वो तो हट गया। दोनों का चार्ज भी सेम होता है, पोलैरिटी अलग अलग होती है, वो भी हट गया। तो सिर्फ मोमेंटम पे डिपेंडेंसी आ रही है रेडियस की, और इन्होंने बोला है मोमेंटम भी सेम है, तो यस, दोनों का जो पाथ है वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, हाँ ये अपने आप में सही है, लेकिन ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों बस सही है, इतनी सी बात है। इफ अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन मतलब 1h1, अल्फा पार्टिकल 2he4, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर वाला केस, विद द सेम स्पीड, तो डायरेक्शन सेम, उसका रेफरेंस दे दिया, परपेंडिकुलर एंट्री ले रहे हैं, और स्पीड सेम मतलब वेलोसिटी सेम वेलोसिटी के साथ एंट्री ले रहे हैं। देन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटोन। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। दोनों परपेंडिकुलर एंट्री ले रहे हैं तो दोनों ही सर्कुलर पाथ में चलेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस 2πr 1 रेवोल्यूशन के लिए अपॉन स्पीड, ठीक है। आर देखो क्या निकाला था हमने, mv अपॉन QB, वैल्यू रख देता हूं इसकी mv अपॉन QB, और यहां से v ऑलरेडी है, तो टाइम पीरियड जो आया वो आया है 2πm अपॉन QB। जिनको ये याद है बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, हटा दिया, 2 हटा दिया, पाई हटा दिया, तो T प्रोपोर्शनल टू m/q आ गया। अब हमें अगेन Q/m नहीं देखना, m/q देखना अब यहां पर। तो इसका मास है 1,
चार्ज है 1, 1:1। इसका मास है 2, चार्ज है 2, इसका मास है 4, चार्ज है 2, तो 4/2, 2/1। तो इसका जो है m/q ज्यादा है, इसके लिए m/q जो आया है वो 2 आया है, इसके लिए m/q 1 आया है, इसके लिए 2 आया है, इसका डबल आ गया। तो T ऑफ अल्फा अपॉन T ऑफ प्रोटॉन ऐसे भी कर सकते हैं, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा। तो मास अल्फा का 4 है, प्रोटॉन का 1 है, चार्ज जो है इसका प्रोटॉन का 1 है और इसका 2 है, तो 2:1। तो यस, T अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T प्रोटॉन। तो क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटॉन। सही बात है। क्या देखा, इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां से लिख सकता हूं, ये रहा। अगेन इसको लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू 2πm/qb। इन अ मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये भी ठीक है। दोनों ही चीजें दे रखी है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसी की वजह से तो आ रहा है ये। सही है, तो असर्शन सही, रीजन सही, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर यहां क्वेश्चन ऐसा होता, देखो बस इतना ही करके छोड़ देते, बस इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सही बात है, टाइम पीरियड मास के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ T प्रोपोर्शनल टू M से ही क्वेश्चन सोल्व कर लूं तो मास तो 4 टाइम है, तो टाइम पीरियड तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं होता। लेकिन हाँ, बात सही होती कि हाँ यस, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू मास भी है। ओके, समझ पा रहे हो डिफरेंसेस को, कि कब हल्की सी चीज चेंज हुई और हमें इतना ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। अब देखो, जितनी वो तो प्रैक्टिस करोगे ना असर्शन रीजन की, उसी से होगा, करके देखा, चेक किया, सोचा, लेकिन प्रॉब्लम असर्शन रीजन में यही आती है कि बहुत जगह अलग अलग आंसर्स दिए हुए होते हैं इसके। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कीप मूविंग इन अ कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन की, तो इनके पास होती है थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो यही बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कीप मूविंग इन कंडक्टर, हमेशा मूव करते रहते हैं, रुके भी नहीं रहते। इवन देन, उसके बाद भी, नो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट ऑन देम इन मैग्नेटिक फील्ड अनलेस अ करंट इज पास थ्रू इट। ये जो कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे मेटल्स, मतलब मेटल में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इसको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं ऐसा, ठीक है, तो भी इन इलेक्ट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ऐसा क्यों भाई, मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। या जैसे समझ लो कि ये कोई मेटल है, नॉन मैग्नेटिक मेटल है, तो इस नॉन मैग्नेटिक मेटल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो भी इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई मेटल मैग्नेटिक ही है, तो उसमें करंट फ्लो हो ना हो, वो तो मैग्नेटिक फील्ड में अपना इफेक्ट दिखाता है मैग्नेटिज्म की वजह से। लेकिन एक ऐसा मेटल जो कि मैग्नेटिक नहीं है, कॉपर ले सकते हो आप, कॉपर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता वो, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं बहुत तेज। तो ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से तो फील्ड बनता है, और उस फील्ड से बाहर वाला फील्ड इंटरेक्ट करता, और वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में कुछ अपना इफेक्ट करके दिखाता। इवन देन दो नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन देम इन मैग्नेटिक फील्ड अनलेस अ करंट पास थ्रू इट। अब हमने देखा रीजन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। तो हमने दिमाग लगाया कि ये इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी बनेगी, एवरेज वेलोसिटी बनेगी इन इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, वो हमेशा कितनी आएगी, 0। क्योंकि अगर ये किसी एक डायरेक्शन में चल लेते, तो हम दुनिया के किसी भी मेटल को हाथ नहीं लगा सकते थे कभी, कभी भी हमें झटका लगता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते। लेकिन हम इजीली मेटल को पकड़ते हैं, ये पकड़ लिया मैंने मेटल को, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 है। जब तक मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा दूंगा इसके अक्रॉस, एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो इसके अंदर करंट 0 है,
तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अभी भी नहीं है। एक नॉन मैग्नेटिक मेटल करंट कैरिंग कंडक्टर अभी भी नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ करके दिखाए। उसको करके दिखाने के लिए मुझे इसमें से करंट फ्लो करानी पड़ेगी, और जब करंट फ्लो होगी तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, एक ओरिएंटेशन बनेगा ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और तब इस पे इफेक्ट आएगा। तो ये जो बोला हुआ है ये सही बोला हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला था एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहिए था, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो थोड़ा ज्यादा सही लगता, लेकिन ठीक है। इन्होंने यहाँ बोल दिया अनलेस अ करंट पास थ्रू इट, मतलब करंट पास होने से पहले की बात कर रहे हैं, तो वो तो थर्मल वेलोसिटी होती है जो रीजन में दे रखा है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये हो जाएगा। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को भी देख लेते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। कॉइल हो गई ये सब। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा सा होता है सोलेनोइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का वो होता है म्यू नॉट एन आई, जहां पर आई होती है इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, एन होता है टर्न डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट जो है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। तो यहाँ कहीं भी लेंथ नहीं आ रही, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आ रहा। अगर हम एन को कांस्टेंट रखें तो एल पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि एन भी चेंज हो रहा है। तो यस, लेंथ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो ये सही बोला हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। सोलेनोइड को बनाया इसलिए जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाया जा सके एक अच्छे डिस्टेंस तक, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है। उसकी एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म होता है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भारी डायनासोर जैसा क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इन xy प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा। ये है y और ये है x। एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से xy प्लेन में चल रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, और जो थीटा है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, विद x एक्सिस, मतलब ऐसा कहीं जा रहा है। ये वेलोसिटी है, ये थीटा बना रहा है इधर। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, वरना ऐसा ही चलता रहता है। अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलोंग, इसको बी वाई बोल देता हूं मैं ताकि मैं भूलू नहीं, बी वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है। द पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के अलोंग ही अप्लाई कर दिया जाता तो कुछ भी चेंज नहीं होता क्योंकि उसी का अलोंग हो जाता, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है इस वेलोसिटी से किसी एंगल पे लगाया गया है, इस एंगल पे लगाया गया है कुछ, और जब किसी एंगल पे लगता है और अगर वो एंगल 90 डिग्री ना हो तो वो बीच का कुछ पाथ ट्रेवल करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे बिल्कुल तो सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन कुछ और एंगल है ऐसा तो हेलिकल पाथ होगा। तो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वेलोसिटी के अलोंग तो नहीं लगेगा जो खुद इसके अलोंग है। जैसे ये वेलोसिटी ऐसे है, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो हो गया वी वाई और एक हो गया वी एक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में बी वाई, ये वी वाई के अलोंग तो नहीं लगेगा, तो वी वाई तो सेम चलती रहेगी, लेकिन वी एक्स के अलोंग लगेगा क्योंकि ये वी एक्स इसके परपेंडिकुलर है। आप सोच के देखो, वी वाई को देखो ही मत, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और एक चार्ज पार्टिकल ऐसा एंट्री ले रहा है वी वाई से, एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है, तो वो तो करेगा सर्कुलर पाथ, वो ऐसे घूमेगा। कैसे निकाल सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर आएगा, फिर ऐसा आएगा तब भी, मतलब ये ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा और वी वाई इसको ऊपर ले जाता जाएगा, तो ये हेलिकल पाथ ट्रेवल करेगा ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ, जिसमें इसकी एक्सिस जो होगी जैसे सोलेनोइड जैसा दिखेगा ये, इसकी जो एक्सिस होगी वो वाई वाली होगी, वाई के अलोंग करेगा। जैसे जब हेलिकल पाथ समझाया जाता है तो कैसे कराया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहा है तो वो ऐसे चलता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में इस हेलिकल पाथ की एक्सिस बनती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसकी एक्सिस भी उधर ही बनेगी, ना कि एक्स में बनेगी। देखो, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द रीजन अलोंग वाई एक्सिस द पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता तो फिर भी हम कंसीडर करते, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो सबसे बेस्ट आंसर होता इसका,
तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस नहीं, ये गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नहीं नहीं, उसके परपेंडिकुलर वाले पे लगती है, अलोंग वाले पे नहीं लगती, वी वाई पे नहीं लगेगी, वी एक्स पे लगेगी, ये भी हो गया गलत। When radius of a circular loop carrying a steady current is double, its magnetic moment becomes 4 times. ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप I, और ये इसका एरिया A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी मैग्नेटिक मोमेंट। I को चेंज करूंगा तो होगा, एरिया को चेंज करूंगा तो होगा, और एरिया कैसे चेंज होगा, रेडियस पे, m इक्वल्स टू NI पाई आर स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या लूप इज डबल। तो रेडियस को डबल करोगे तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। सही बात बोलिए। अब देखते हैं इस फॉर्मूले के बारे में कोई बात करिए क्या रीजन में। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, यह बात भी इन्होंने बोल दी, तो यस रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन। अब कुछ वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो काइंड ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कवर होगा उसमें। टॉर्क ऑन अ कॉइल इज मैक्सिमम वेल कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये नया कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने में आया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है टॉर्क निकालने के लिए, क्योंकि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला होता है BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा। अब अगर यहां पर मैं करंट NAB सबको कंट्रोल कर लूं, लेकिन इसको अगर कंट्रोल नहीं करूंगा तो टॉर्क की वैल्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल आएगी। तो मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले से साइन थीटा हट जाए, तो इसको मिटा तो नहीं सकता। साइन थीटा को हटाने का एक तरीका ये है कि मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, तो साइन 91, तब ये हट जाएगा। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ये थीटा जो एंगल होता है ये कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए। सॉरी, ये तो 0 डिग्री हो गया, रुको रुको, ये जो एरिया वेक्टर ऐसा बनाना पड़ेगा। कॉइल को कुछ ऐसा प्लेन में रखा मैंने, ऐसा इस टाइप से, वाह क्या कॉइल बनी है, सर्कुलर कॉइल बना रहा हूं। ये कॉइल बनाई, ये इसका एरिया वेक्टर, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब इस कॉइल पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और ये कॉइल घूम के ऐसे हो जाएगी, ये घूम के खुद की एक्सिस पर ऐसे हो जाएगी कि इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक रोटेटिंग कॉइल हमेशा ऐसे रहे कि वो मैग्नेटिक फील्ड से उसका एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाए? तो उसका आंसर होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। टॉप व्यू अगर हम देखें, कहीं पर अगर हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट्स है ऐसे, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रेडियल बनेगा इस टाइप से। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ में जाता है, इस टाइप से होगा, कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस टाइप से, इस टाइप से, कट तो नहीं सकता। तो अगर कोई यहां रहेगी तो है ना इस टाइप से। फिर उसके अलावा क्या किया जाता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाते, मैं बताता हूं कैसे होगा। ये हॉर्सशू मैग्नेट लगाई और इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक ग्लास को कट करके रख दिया ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रेडियल टाइप का बनेगा, और उसके अंदर हमेशा क्या होगा कि इस पे होता हुआ जाएगा वो। मतलब अगर कोयल यहाँ है तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड के जो है एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे बनाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा और एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा। अगर कोयल टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो गई, तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा और एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा। मतलब कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से, कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल रहेगी ताकि कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे। तो यस, उस केस में हमेशा उस पर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम लगेगा अगर वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आया हो, ये समझ लो कि यस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाओ कि उस पर टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि हम इससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉइल जो है उस टाइम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल रहेगी, कॉइल का प्लेन। तो प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सही है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। दो रीजन, मान लो ये रीजन हटा दूं, आपको ये रीजन दिया होता द टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल ऑन इट्स ओन एक्सिस
ये भी सही होता भाई, कॉइल अपनी ही एक्सिस पे तो रोटेट करेगी, किसी दूसरी कॉइल की एक्सिस पे तो रोटेट करेगी नहीं। डेफिनेटली सही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी। लेकिन इससे कहां प्रूव हो रहा है कि टॉर्क मैक्सिमम होगा? तो ये अपने आप में सही होता, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जो पहला रीजन है ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, कॉइल इज बाउंड ओवर मेटेलिक फ्रेम इन एमसीजी, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ये कॉइल है ऐसे, इसको अब हवा में तो रख नहीं सकते, तो इसको किसी मेटेलिक फ्रेम पे बाउंड किया जाता है। उसका एक रीजन है मेटेलिक फ्रेम पे बाउंड करने का। अगर इसको मेटेलिक फ्रेम पे नहीं बांधा जाता, जैसे कोई भी समझ लो ये मोबाइल मेटल का है, इस पे बांध दिया उसको, अगर नहीं बांधते तो पता है क्या होता? जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते, मान लो यहां पर मीटर है ऐसे, इस सुई को यहां आके रुकना है, 10 मिनट लग जाएंगे उसको ऐसे ऑसिलेट करते 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 जाके यहां रुकेगी। लेकिन मेटेलिक फ्रेम पे बांधते ही, उस पे बाउंड करते ही ये तुरंत रुकती है। रीजन बिहाइंड दिस, ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जब कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके अराउंड, इस बल्क मेटल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, और वो भी बल्क मटेरियल के अंदर, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जिससे एडी करंट्स बनेगी, और वो उस चीज को रोकती है जिससे बनती है। तो इस अंदर वाले बल्क मेटल में एडी करंट जो बन रही है वो इसके मोशन की वजह से बन रही है, तो इस मोशन को तुरंत से रोकेगी। और इसी टाइप के गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो यस, सही बात लिखी हुई है। मेटेलिक फ्रेम हेल्प्स इन मेकिंग स्टीडी डिफ्लेक्शन विदाउट एनी ऑसिलेशन, हाँ वो भी सही लिखा हुआ है। एग्जैक्टली तो पूरा बताया नहीं इन्होंने, लेकिन कुछ अलग डायरेक्शन की तो बात नहीं की है, तो रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। अगेन हम देख रहे हैं करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात चल रही है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे डेफिनेटली उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि उस पर उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। टो इक्वल्स टू BINA, साइन थीटा क्यों नहीं लिखा आप समझ गए, अभी समझ चुके हैं वहां से। तो अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा, तो कम से कम करंट की वैल्यू पर भी ज्यादा घूमेगा वो। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स may not necessarily increase its voltage sensitivity। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है VG इज इक्वल टू IG, V इक्वल टू IR से याद रख लो ऐसा, R नीचे, क्योंकि वो सेंसिटिविटी है। तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा हूं तो एक बार देखने में लगता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रही होगी, लेकिन यहां बोला है मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा के करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहा हूं, तो मतलब कॉइल की लेंथ में ज्यादा ले रहा हूं, वायर की लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस भी तो साथ में बढ़ेगा, तो ये वापस से उतना ही रह जाएगा। कहाँ चेंज हो रही है, कहाँ चेंज हो रहा, यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ा रहे हो इटसेल्फ, तो अगेन ये नहीं बढ़ेगा। सही बात बोलिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये बिल्कुल सही बात है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही रेजिस्टेंस की वजह से ही तो ये टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ, इसीलिए हम बोल पाए इसको। ठीक, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर किससे बनता है? गैल्वेनोमीटर से। अब जब गैल्वेनोमीटर आपने बना दिया, उसमें हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो हर किसी गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी होती है कि उसको कितनी रेंज तक के करंट के लिए मेजर कर पाना है। ये है कोई गैल्वेनोमीटर, इसकी कोई एक रेंज है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करा दी तो हो सकता है कॉइल पिघल जाए, या बहुत तेज उसका मीटर जाके टच करे और सुई जो है नीडल उसकी टेढ़ी हो जाए, मैग्नेट खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें। अब मान लो इसमें से 10 मिली एम्पियर की करंट ही जा सकती है, ठीक है, और मेरे पास है 100 मिली एम्पियर की करंट, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक बहुत ही लो अमाउंट का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बहुत लो अमाउंट का रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं शंट। शंट एस से लिखा जाता है, लेकिन सीरीज में नहीं लगता, पैरेलल में लगता है। और करंट के पास होता है दिमाग, करंट उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें रेजिस्टेंस कम है। तो मैंने इसको दे दी 100 मिली एम्पियर की करंट, तो इसमें से 10 जाएगी और बची हुई किसमें से जाएगी, इसमें से चली जाएगी 90 मिली एम्पियर की करंट। ठीक है, तो फिर ये सही रीडिंग कैसे देगा? वो कैलिब्रेशन किया जाता है कि अगर इससे 10 जा रही है तो फुल डिफ्लेक्शन, अगर इससे 9 जाएगी तो कम डिफ्लेक्शन, वैसा करके। क्योंकि अगर इससे 10 चली गई मतलब काफी ज्यादा करंट आ रही होगी, क्योंकि ऊपर से 90 चली गई, वैसा कुछ सिस्टम है, उसमें मत पढ़ो आप।
ऐसा समझो बस कि 100 आई, इसमें से 10 गई और इसने 90 ऊपर से निकाल दी। तो इस गैल्वेनोमीटर को, जिसको हम सिर्फ 10 मिली एम्पियर की करंट मेजर करने के काम में ही ले सकते थे, उसको हमने 100 मिली एम्पियर की करंट को मेजर करने के काम में ले लिया। तो इस शंट लगा के हमने इसकी रेंज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हायर द रेजिस्टेंस लोअर, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये बात लेकिन अभी फिर भी समझ में नहीं आई। ये जो शंट लगाया गया है ये पैरेलल में लगाया गया है, और पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया गैल्वेनोमीटर का और ये हो गया शंट का। अब इसकी रेंज जितनी बढ़ाते जाना है, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा करंट ऊपर से जाए। अगर 1000 मिली एम्पियर होती तो हम चाहते हैं और ज्यादा करंट ऊपर से जाए, और ज्यादा करंट ऊपर से तब जाएगी जब इस शंट की वैल्यू और कम होती जाएगी। और ऐसे केसेस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जितना छोटा रेजिस्टेंस होता जाएगा पैरेलल वाला, ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम आता जाएगा। मतलब जो शंटेड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम आता चला जाएगा जितना शंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, देखो सीरीज में रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम 2 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस आएगा 3, जो कि बड़े से भी बड़ा आएगा। लेकिन अगर पैरेलल में लगा दो 1/1 प्लस 1/2 1/R पैरेलल, तो कितना आ गया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है, मतलब 2/3, ये आ गया R पैरेलल। तो 1 से भी छोटा है, मतलब छोटे से भी छोटा। तो अगर आप इसकी वैल्यू और छोटी करते जाओगे तो नेट रेजिस्टेंस और कम आता जाएगा। हायर द रेंज, इसकी वैल्यू छोटी करते जा रहे हैं इसीलिए लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। सही बात है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज। ना ना ना, पैरेलल में लगता है, तो ये गलत हो गया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं आगे और भी वीडियोस में।